हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। चलिए हम लोग पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ बात करते हैं। अभी मैं पिछली क्लास में आप लोगों को कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के पहले भाग की पहली यूनिट भौतिक जगत तथा मापन में पहला पाठ भौतिक जगत पढ़ाया, जिसमें मैंने विज्ञान की परिभाषा आपको पढ़ाई। विज्ञान के शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है, विज्ञान के कितने भाग हैं। जिसमें हम लोगों को भौतिकी पढ़नी थी, तो भौतिकी क्या है, भौतिकी की क्या परिभाषा है, भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा उत्तेजना क्या है। इसके बाद भौतिकी का अन्य विज्ञान की शाखाओं के साथ संबंध क्या है, जैसे भौतिकी का रसायन से क्या संबंध है, भौतिकी का गणित से क्या संबंध है, भौतिकी का जीव से क्या संबंध है, भौतिकी का खगोल से क्या संबंध है। इन सभी चीज़ों को कल मैंने आपको पढ़ाया। इसके पश्चात प्रकृति में मूल बल हम लोगों को पढ़ना है। तो आज की नई टॉपिक होगी प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल, इसके विषय में मैं कल थोड़ा सा आपको बताया था कि प्रकृति में जो मूल बल होता है वो 4 प्रकार का होता है। चारों का मैंने आपको नाम भी बता दिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वैद्युत चुंबकीय बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है और दुर्बल नाभिकीय बल होता है। इन सभी बलों के विषय में जानने से पहले हम ये जान लें कि बल होता क्या है। तो कहा जाता है कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि रुकी हुई वस्तु को गतिमान कर देता है और गतिमान वस्तु को रोक देता है। ठीक है, तो इससे बल को परिभाषित किया जाता है। और हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के बल प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग में होते हैं। जैसे पेशी बल की मैं बात करूं, पेशी बल से ही सारे कार्य संपादित होते हैं। उत्प्लावन बल है, घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय बल है, अनेक प्रकार के बल हैं। तो बल तो अनेक प्रकार के हैं। आप जैसे जैसे अनेक प्रकार के उदाहरणों को लेते जाएंगे वैसे वैसे अनेक प्रकार के बल जो है उससे संबंधित होकर के सामने आते चले जाएंगे। तो ये जो सारे बल हैं, इन सभी बलों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इन सभी बलों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कहा जाता है नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल है, नंबर 2 वैद्युत चुंबकीय बल है, नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल और नंबर 4 दुर्बल नाभिकीय बल। तो नाम तो मैंने बता दिया। अब मैं इन बलों के विषय में आपको विस्तार से पढ़ाते चलता हूँ। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप यहाँ लिख देंगे ये मुख्यतः 4 प्रकार। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। कहा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी सारी वस्तुएं उपस्थित हैं, ये सारी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। ये जो बल लगाती हैं वही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित न्यूटन ने एक नियम दिया। उन्होंने बताया
कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वह पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर कोई दो पिंड हैं तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वह पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, तो ये तो हो गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इसके बाद मैं आपको अगर गणितीय रूप में इसे समझाऊं तो आप क्या कहेंगे? तो मैं मान लेता हूं कि कोई दो पिंड है, ये दोनों पिंड हो गए। इस पिंड का जो द्रव्यमान है वह m1 है और इस पिंड का जो द्रव्यमान है वह m2 है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह r है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या कहा जाता है? लगने वाला जो आकर्षण बल है वह पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, माने m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और जो दूसरा है उनके बीच की दूरी यानी कि पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1 अपान बीच की दूरी r है तो वर्ग r स्क्वायर होगा, r स्क्वायर के ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग लिख क्या सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से लिखा जा सकता है f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर। यही प्रोपोर्शनल हटाते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं g, तो ये हो जाता है g m1 m2 अपान r स्क्वायर। ओके, तो जो ये कैपिटल G है इसी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। इसी कैपिटल G का जो मान होता है वह 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ओके, तो ये जो कैपिटल G है, कैपिटल G जो है इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है, जिसका यही मान होता है। अब जरा देखा जाए ये जो F है, F किस पे डिपेंड है? m1 और m2 पर। कहने का मतलब पिंड का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसके बीच लगने वाला जो बल होगा उतना ही अधिक होगा। ओके, तो ये पूरा हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण, इसमें मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूँ। ठीक है, कहा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक सार्वत्रिक बल है जो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करता है। यानी कि ब्रह्मांड में आप एक टेबल ले लीजिए, एक कुर्सी ले लीजिए, तो टेबल और कुर्सी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये आकर्षित क्यों नहीं कर रहे हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है, इसलिए ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे हैं। अर्थात इनके बीच लगने वाला जो बल है वो बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ही दुर्बल है, इसीलिए ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो नंबर 1 क्या कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है जो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करता है। नंबर 2 कहा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल है। जैसे इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जो भी सारी वस्तुएं हैं, छोटी बड़ी, एक पेड़ है, पौधा है, एक छोटा मकान है, और जो है कि क्या बोलते हैं, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, अनेक प्रकार की सारी वस्तुएं हैं, ये एक दूसरे को कभी हमें आकर्षित करती हुई दिखाई नहीं देती हैं। कहने का मतलब
इनका जो द्रव्यमान है वो बहुत ही कम है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से कभी आकर्षित नहीं हो पाते, यानी कि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम है। ओके, तो कहा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रकृति का पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल है। ओके, तो ये नंबर 2 हो गया। अगर कहा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक दीर्घपरासी बल होता है। ठीक, नंबर 3 क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घपरासी बल होता है। नंबर 4, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह एक केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल। ठीक है, इसी के कारण यह एक संरक्षी बल हो जाता है। ठीक, संरक्षी बल, केंद्रीय बल क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये एक हो गया दीर्घपरासी बल और एक हो गया आपका केंद्रीय बल। ठीक, तो इस तरीके से और भी ढेर सारे गुण होते हैं। जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम या गुरुत्वाकर्षण का लेसन पढ़ेंगे तो उसमें और भी इसके सारे गुण हमें पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो नंबर 2, वैद्युत चुंबकीय बल। कहा जाता है कि आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वह वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, तो आवेशित कणों के बीच बल कार्य करेगा। जैसे हम लोग जब छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि जब समान आवेश होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब विपरीत प्रकार के या असमान आवेश होते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल होता है। तो समान आवेश या विपरीत आवेश, यानी कि जो आवेश हैं वो कैसे हैं? वो आवेशित हैं। जो भी वस्तुएं हैं वो कैसी हैं? आवेशित हैं, उनमें चार्ज है। तो वही कहा जाता है कि जो कण होते हैं वो आवेशित होने चाहिए, यानी कि जब कण आवेशित हो जाते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है या उनके बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वही वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। इस बल को विस्तृत जानने के लिए हम लोग कूलाम का नियम पढ़ते हैं। तो कूलाम ने क्या बताया है कि किन्हीं तो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों आ जाता है, क्योंकि आवेश समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, यानी कि विपरीत आवेशित हो सकते हैं। तो जब समान होंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा और जब विपरीत आवेश होंगे तब आकर्षण लगेगा। तो कहा जाता है किन्हीं तो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, सेम वही नियम। फिर इसमें आप क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग समझते हैं। कहा जाता है कि मान लेते हैं कोई दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वह R है। ठीक, तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार लिखा जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। कहा गया है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो आवेशों की मात्रा Q1 Q2 दोनों का गुणा हुआ है और ये अनुक्रमानुपाती है किसके? लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के। ओके, इसको हम एक मान लेते हैं। और उनके बीच यानी कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको मान लिया जाता है नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखा जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। यही प्रोपोर्शनल हटाया जाता है, इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट माना जाता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक, अब यहाँ पर 1/4π तो कांस्टेंट हो जाता है और जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है इसी को निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक है,
मैग्नेट में पढ़ते हैं वहाँ पर म्यू नॉट आता है, तो म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है, और यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक, तो ये हम लोगों को एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, यह एक नियतांक का कार्य करता है। ठीक है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू लिखा जाता है 9 × 10 के घाते 9, इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय बल के गुण की। वैद्युत चुंबकीय बल के गुण। तो वैद्युत चुंबकीय बल के गुण में नंबर 1 बताया जाता है कि जो यह वैद्युत चुंबकीय बल होता है, यह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। यह मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि जब आवेशों की प्रकृति एक समान होगी तो प्रतिकर्षण, और यदि असमान होगी, विपरीत होगी, तो आकर्षण। यानी कि जो ये लगने वाला बल होता है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। नंबर 2 कहा जाता है कि यह एक केंद्रीय बल होता है। ठीक, केंद्रीय बल होने के साथ साथ नंबर 3 कहा जाता है कि यह एक दीर्घपरासी बल होता है, दीर्घपरासी, लॉन्ग रेंज। ठीक, नंबर 4 कहा जाता है कि आवेशों के बीच के माध्यम पर यह निर्भर करता है। यानी कि इसके बीच लगने वाला जो बल होता है, यह आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम कैसा है, चालक है तो कुछ दूसरा बल हो सकता है, अचालक है तो दूसरा हो सकता है, अर्धचालक है तो भी दूसरा हो सकता है। तो ये बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता था वह पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता था, लेकिन जो वैद्युत चुंबकीय बल होता है यह आवेशित कणों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ओके, नंबर 5 जो ये वैद्युत चुंबकीय बल होता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के घाते 35 गुना प्रबल होता है। 10 के घाते 35 गुना प्रबल। क्या लिखेंगे, यह गुरुत्वाकर्षण बल, लिख के बता दे रहा हूँ, यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के घाते 35 गुना प्रबल होता है। ठीक, यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह दुर्बल है, और जो वैद्युत चुंबकीय बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के घाते 35 गुना प्रबल है। ओके, तो ये पूरा हो गया आपका वैद्युत चुंबकीय बल और वैद्युत चुंबकीय बल के गुण। अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे, प्रबल नाभिकीय बल, या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला जो तीव्र आकर्षण बल होता है उसी को प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। ये जो नाभिकीय बल होता है यह न तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और न ही यह आकर्षण बल होता है, अर्थात इनके बीच लगने वाला जो ये तीव्र आकर्षण बल होता है यह वैद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक होता है। यानी कि जो प्रबल नाभिकीय बल है यह वैद्युत चुंबकीय बल से भी 100 गुना अधिक है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि प्रकृति में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दुर्बल है, उससे प्रबल वैद्युत चुंबकीय बल है और उससे प्रबल नाभिकीय बल है। ओके, इसके पश्चात फिलहाल इसका कोई सूत्र या फार्मूला नहीं होता है। अब इसके बाद इसका पढ़ते हैं हम लोग गुण। प्रबल नाभिकीय बल के अगली टॉपिक होगी हम लोगों की प्रबल नाभिकीय बल के गुण। चलिए, तो इसमें भी हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो ये प्रबल नाभिकीय बल है यह एक लघु परासी बल होता है, लघु परासी आकर्षण बल होता है। ये यानी कि कहने का मतलब ये 10 के घाते लगभग -14-15 मीटर, 10 के घाते -15 मीटर की दूरी पर ये आकर्षित करता है। ठीक, नंबर 2 कहा जाता है कि
यह बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि यह किसी के प्रकृति पर निर्भर करने वाला बल नहीं है। नंबर 3, इसको मैं लिख के बता दे रहा हूँ कि जो यह बल है, यह बल का मतलब प्रबल नाभिकी बल, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घाते 38 गुना प्रबल, 10 की घाते 38 गुना प्रबल तथा वैद्युत चुंबकीय बल से, वैद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना प्रबल होता है। ठीक, यानी कि ये जो प्रबल नाभिकीय बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के घाते 38 गुना और जो वैद्युत चुंबकीय बल है उससे 100 गुना ये प्रबल होता है। ठीक, और नंबर 4 में कहा जाता है कि जो ये प्रबल नाभिकीय बल है ये प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल होता है, यानी कि इससे प्रबल बल कोई होता नहीं है। ठीक, तो ये गुण हो गए प्रबल नाभिकीय बल के। अगली टॉपिक होगी हम लोगों की दुर्बल नाभिकीय बल। कहा जाता है कि किसी रेडियो एक्टिवता नाभिक के बीटा क्षय तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वह दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लेते हैं क्या है। कहा जाता है किसी रेडियो एक्टिवता नाभिक के बीटा क्षय तथा मूल कणों के बीच, मूल कण का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वही दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। ओके, इसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल के गुण। दुर्बल नाभिकीय बल के गुण। तो ये दुर्बल नाभिकीय बल होता है यह भी एक लघु परासी बल होता है, लघु परासी आकर्षण बल होता है। लघु परासी आकर्षण बल का मतलब हो गया कि इनके बीच की जो दूरी होगी वो 10 के घाते -16 मीटर के आसपास होगी। दीर्घ वाले में या जो प्रबल वाला था, प्रबल वाले में 10 के घाते -15 और दुर्बल वाले में 10 के घाते -16। ठीक, नंबर 2 कहा जाता है कि ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। जो ये दुर्बल नाभिकीय बल होता है यह आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और नंबर 3 इनकी बलों से तुलना की जाती है। क्या कहा जाता है कि जो यह बल होता है, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल तथा और 2 बल हम लोग पढ़े हैं, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल से दुर्बल होता है, से दुर्बल होता है। यानी कि जो ये दुर्बल नाभिकीय बल है ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होगा, लेकिन जो वैद्युत चुंबकीय होता है और प्रबल नाभिकीय होता है इन दोनों से ये दुर्बल होता है। तो अब हम लोगों को तो पता चल ही गया कि प्रकृति में सबसे दुर्बलतम बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, इसके बाद वैद्युत चुंबकीय बल और इसके बाद प्रबल नाभिकीय बल। ये बढ़ते हुए क्रम में था, इसी का उल्टा कर दीजिए आपको घटते हुए क्रम में मिल जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको पढ़ाया प्रकृति में मूल बल। हम लोगों को पढ़ना है मूल बलों का एकीकरण। मूल बलों का एकीकरण कहा जाता है
कि प्रकृति के मूल बलों को एकीकृत करने का जो प्रयास होता है वही मूल बलों का एकीकरण कहलाता है। यानी कि जो भी कोई नियम है अगर अलग अलग है और उनका निष्कर्ष किसी एक ही चीज़ पर जाता है तो उनको एकत्रित या एकीकृत करने का जो प्रयास होगा वही मूल बलों का एकीकरण कहलाएगा। यानी कि उन सारे बलों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो उससे सारे रिजल्ट हमें एक साथ मिल जाएंगे। ओके, यानी कि प्रकृति के मूल बलों को एकीकृत करने का जो प्रयास होता है वही मूल बलों का एकीकरण कहलाता है। ओके, अगली टॉपिक हम लोग को पढ़ना है भौतिक नियमों की प्रकृति। भौतिक नियमों की कहा जाता है कि भौतिकी का जो क्षेत्र है वह न्यूनतम दूरी से लेकर के बहुत अत्यधिक दूरी तक विस्थापित है। यानी कि बहुत विस्तारवादी है, बहुत अधिक दूरी तक फैला हुआ है। इसमें हम लोग माइनर दूरी से शुरू करते हैं और बहुत अत्यधिक दूरी, लंबी दूरियों तक, खगोलीय दूरियों तक की चर्चा करते हैं या अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग तमाम नियमों को पढ़ते हैं, अधिक से अधिक नियमों को पढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसको सिद्ध करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बदलती रहती हैं और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बदलती नहीं हैं, वो अचर रहती हैं। तो इन्हीं जो बदलती नहीं है, जो अचर रहती हैं, इन्हीं को हम लोग कुछ संरक्षण नियमों के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, सशर्त होते हैं ये, कुछ शर्त होती हैं इनकी और उन्हीं शर्तों के साथ ये संरक्षित रहते हैं। तो कुछ संरक्षण नियमों को पढ़ते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले टॉपिक पढ़ते हैं है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है कि इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब मैं जैसे आपको एक उदाहरण की बात बताऊं, आप एक कांच की छड़ ले लीजिए और एक रेशम का कपड़ा ले लीजिए। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दीजिए। कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा दोनों ही क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप दोनों पर जो आवेश है वो समान है। ठीक है, रगड़ने पर होता क्या है कि कांच की छड़ से जो आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो रेशम के कपड़े में चला जाता है। इस प्रकार कांच की छड़ धनात्मक हो गई और रेशम का कपड़ा जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो आवेश है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो गया, लेकिन इसमें जो आवेश होता है वह न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। इसी नियम को क्या कहा जाता है, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। फिर से एक बार क्या कहेंगे, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, नंबर 2 पढ़ा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का इस नियम के अनुसार कहा जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। जब पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर से एक पिंड छोड़ा जाता है तो उस समय पिंड की जो गतिज ऊर्जा थी वह 0 थी और जो स्थितिज ऊर्जा थी वो अधिक थी। लेकिन जब पिंड को छोड़ा जाता है तो धीरे धीरे उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और अंततः पिंड क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन जब इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ा जाता है तो उन ऊर्जाओं का जो योग होता है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो सेम आती है। यानी कि पिंड पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर था तो भी उसकी कुल ऊर्जा वही थी और पृथ्वी की सतह पर आ गया तो भी उसकी कुल ऊर्जा वही है। बस रास्ते में
मुक्त पतन के दौरान उसकी जो ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा से स्थितिज, स्थिति से गतिज में परिवर्तित हो रही थी। यानी कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, लेकिन न तो वह उत्पन्न हो रही है न तो वह नष्ट हो रही है। ठीक, तो यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। क्या कहेंगे, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, चलिए अगली टॉपिक पढ़ते हैं, नंबर 3। नंबर 3, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम। क्या कहेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम में आइंस्टीन ने इस नियम को बताया था और उन्होंने कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया था, ठीक है, जिसमें लिखा जाता है E बराबर mc², जहाँ पर जो E है, E ये ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और जो c है ये प्रकाश की चाल है। ठीक, नंबर 4, नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का चार हम लोगों को पढ़ना है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। कहा जाता है कि यदि किसी निकाय पर लगने वाला जो बाह्य बल है अगर वह शून्य हो जाए तो निकाय का जो रेखीय संवेग होता है वह नियत होता है। रेखीय संवेग जब नियत होता है तो लिखा जाता है कि m1 v1 बराबर m2 v2। मैं आपको इसे एक उदाहरण की सहायता से समझाऊं कि जब हम लोग बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक और गोली का जो संवेग होता है, ठीक है, बंदूक और गोली का जो संवेग होता है वह नियत है। अगर उस पर कोई बाह्य बल न लगे तो जब बंदूक से गोली छूटती है तो गोली आगे की तरफ और बंदूक पीछे की तरफ जाती है। तो उस स्थिति में भी बंदूक और गोली का जो वेग होता है, जो संवेग होता है वह नियत होता है। तो किस स्थिति में, जब उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो ही कहा जाता है कि यदि निकाय पर कोई बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग नियत होता है। एक सीधी सी बात है कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे ही नहीं तो उस वस्तु के वेग में या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो जब बाह्य बल ही शून्य हो गया, उस पर कोई बल प्रभावी हो ही नहीं रहा है, तो उसके वेग में परिवर्तन कहाँ से होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उससे भी ये क्या हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। ठीक, अगला हम लोगों को पढ़ना है नंबर 5, कोणीय संवेग संरक्षण का कहा जाता है कि यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उस निकाय का जो कोणीय संवेग होता है वह नियत होता है। कोणीय संवेग को हम लोग जे से दिखाते हैं। जे बराबर हो जाता है आई इंटू ओमेगा और संरक्षण की स्थिति में लिखा जाता है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, यही नियम है। उदाहरण के लिए कहा जाता है जैसे कुम्हार है वो अपने चाक को घुमा रहा है। जब वो अपने चाक को घुमा रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग है वो नियत है, और उस पर जब आप गीली मिट्टी रख देते हैं तो उसका जो कोणीय वेग होता है वह तो कम हो जाता है, लेकिन उसका जो कोणीय संवेग होता है वह नियत ही रहता है। ठीक है, तो ये एक कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में क्या कहेंगे, यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उस निकाय का जो कोणीय संवेग होता है वह नियत होता है। ठीक, फार्मूले के रूप में I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2।
ओके, मैंने उदाहरण भी बता दिया। सो ये जो लेसन है वो यहीं पर कंप्लीट भी होता है और आज की क्लास में यहीं क्लोज करता हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।